डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर घिरी पंजाब सरकार, विपक्ष और किसान संगठन नाराज। आम आदमी पार्टी ने दी सफाई। मैं समझता हूं कि जितना साथ आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार और हम लोगों ने किसानों का दिया, हमने और भगवंत मान जी ने तो नारे लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में 30 नक्सलियों और एक जवान की मौत। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कई प्रकार के अन्य हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। तुर्की में विपक्षी नेता को हिरासत में लेने का विरोध, सड़क पर उतरे समर्थक। होगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। भागलपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजों के बीच गोलीबारी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। नित्यानंद राय की बहन को भी लगी गोली। नागपुर हिंसा मामले में बांग्लादेश कनेक्शन का पुलिस ने किया दावा। मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का मामला दर्ज। 3 दिन बाद हटाया गया कर्फ्यू। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर किया मुकदमा। आईटी अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप। इधर भारत ने कर रखी है एआई चैट बॉक्स ग्रोक में अब शब्दों के इस्तेमाल को लेकर जांच की तैयारी। फिलीपींस का भारत को स्क्वाड में शामिल होने का न्योता, कहा साउथ चाइना सी में चीन को काबू करना जरूरी। क्वाड के 3 देश भी इसके सदस्य। जेलेंस्की से ट्रंप ने कहा पावर प्लांट का कंट्रोल हमें सौंपें। अमेरिका ने बताया यह सुरक्षा के लिए जरूरी। रूस और यूक्रेन में सैनिकों की अदला बदली शुरू। और इजराइल ने गाजा में टैंक उतारे, जमीनी हमले शुरू। रक्षा मंत्री कार्ड्स बोले बंधक नहीं लौटाए तो हमास को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसानों को कल देर रात पुलिस ने जबरन हटा दिया। यहां तक कि उनके अस्थायी तंबुओं पर बुलडोजर चला दिया गया। ये सब तब हुआ जब किसान नेता बैठक के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। सैकड़ों किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। अब इस मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार घिरी नजर आ रही है। संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता चंडीगढ़ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता के लिए गए हुए थे। उसी समय पंजाब पुलिस के हजारों जवानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को हटाना शुरू कर दिया। किसान जब तक कुछ समझ पाते, पूरी तैयारी और योजना बनाकर आए पुलिस वालों ने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जमीनों पर बने अस्थायी तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। विरोध कर रहे किसानों पर लाठियां भी बरसाई गईं और आखिरकार जब तक वार्ता करने गए नेताओं को कुछ पता चलता, तब तक दोनों जगहों से किसानों को खदेड़ा जा चुका था। उसके बाद रास्ते को खोलने का काम शुरू हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस तरह वहां से हटाना पंजाब सरकार के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार के इस कृत्य की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि भगवंत मान सरकार ने ऐसा केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग बोले, इस बार धान 200 रुपया प्रति क्विंटल उनका कम बिका है। वो कह रहा है कि हमारी फसल आप खरीदो नहीं खरीदो, लेकिन हमें गारंटी दो। कहने को तो 23 फसलों पर गारंटी है, लेकिन दिया किस पे जाता है? 2 फसलों पे दिया जाता है। 21 फसलों को तो सेंटर छूता भी नहीं है। 4 लाख हेक्टेयर, 4,20,000 हेक्टेयर कॉटन का एरिया होता था, आज 92,000 हो गया है हमारा। तो क्यों? क्योंकि कॉटन की एमएसपी नहीं मिलता है, इसीलिए हर घंटे पे किसान सुसाइड कर रहा है। तो जिस प्रकार से अत्याचार किसान के ऊपर किया गया, ये मैं इसकी निंदा करता हूं और ये गलत तरीके से किया गया। जो किसानों की हितैषी सरकारें कहती थी अपने आप को, आज उनका चेहरा सामने आया है। एमएसपी देनी नहीं थी, गारंटी देनी नहीं थी। इधर संसद में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। जो कुछ भी कल हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, घटिया
और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। इन्होंने किसान का नाम लेके कुछ सो कॉल्ड जो लीडर अपने आप को किसानों का लीडर कहते हैं उनको इस्तेमाल करके पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के भाईचारक साझ को जो आंच पहुंचाई है, जो इतने दिनों से बॉर्डर जो चाहे खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है वो बंद करा के रखा। एक नौजवान पंजाब के शुभकर्ण की यहाँ पे मौत हुई। इस सारे के जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार। वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बचाव की कोशिश कर रही है और किसानों की नाराजगी की जिम्मेदारी बीजेपी पर डाल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं, आज उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है एमएसपी, और एमएसपी की गारंटी देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वो 1 घंटे के अंदर फैसला ले सकते हैं, और उसके कारण से महीनों तक अगर पंजाब के लोगों का रास्ता रोक के रखा जाए, उनके जीवन में कठिनाई आए, उनके कामों में कठिनाई आए, तो ये कहां तक उचित है, ये हमारे किसान भाई तय कर लें। मैं समझता हूं कि जितना साथ आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार और हम लोगों ने किसानों का दिया, हमने और भगवंत मान जी ने तो नारे लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ किसानों को गिरफ्तार करने के लिए जब स्टेडियम मांगा गया, हमने स्टेडियम नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी से सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसान तो दिल्ली ही जा रहे थे, उन्हें रास्ता नहीं मिला, इसलिए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 13 फरवरी से ही इन दोनों सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें दिल्ली जाने से हरियाणा सरकार ने रोक रखा था। किसान एमएसपी पर गारंटी जैसी अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते थे। वहां से हटाए जाने के बाद किसानों की नाराजगी पंजाब सरकार से बढ़ गई है और इसके खिलाफ किसान देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में लग गए हैं। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। किसानों को हटाने के बाद शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां यातायात बहाल हो गया है। करीब 1 साल बाद यहां ट्रैफिक चालू हुआ है। इस बीच पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी नाराजगी जताई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि कल यानी 21 मार्च को उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर इलाके में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 30 से ज्यादा संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। मुठभेड़ अभी जारी है और जानकारी के साथ है आंचल। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर थाना गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम गुरुवार को सर्च ऑपरेशन पर निकली थी, जहां माओवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के अलावा कई माओवादियों के शव भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक अन्य घटना में नारायणपुर दंतेवाड़ा की सीमा पर थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बीजापुर के एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया, बीजापुर सुकमा डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें आज बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए निकली थी। आज सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी है, जिस पर अभी 18 माओवादियों के शव अभी तक बरामद हुए हैं और मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कई प्रकार के अन्य हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। अभी सर्चिंग के दौरान और भी संभावना बढ़ सकती है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात और सर्चिंग समाप्त होने के पश्चात ही फाइनल जो है काउंट हम बता पाएंगे। पुलिस ने बताया है कि इस मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के एक जवान की भी मौत हुई है। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई उस इलाके में की गई है जिसे माओवादियों का गढ़ कहा जाता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। बुधवार को जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इनमें से ज्यादातर बस्तर संभाग में बीजापुर और कांकेर सहित 7 जिलों में मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। आज 2 नक्सली मुठभेड़ में एक जगह 18 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है और एक जगह 4, और इस तरह से कुल आज 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मिला है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ पिछले 25 साल से नक्सल समस्या से जूझ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज की मुठभेड़ की खबर अपने ट्विटर हैंडल से दी और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल 31 मार्च तक न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर से नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से नक्सल के खात्मे की घोषणाएं इससे पहले भी की जा चुकी हैं, लेकिन नक्सली गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं तुर्की की, जहां राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन को सबसे कड़ी चुनौती देते दिख रहे राजनेता को हिरासत में ले लिया गया है। इसके विरोध में तुर्की में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। रेसेप तैयप एर्दोआन पिछले 22 साल से तुर्की की सत्ता में है। पहले प्रधानमंत्री थे और फिर 2014 से वो राष्ट्रपति पद पर हैं। उन्हें कौन दे रहा है चुनौती और कितनी मुश्किल है उनकी आगे की राह, बता रही हैं आराधना। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जा रहे हैं, जो राष्ट्रपति के अगले चुनाव में उन्हें चुनौती देने वाले हैं। इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी गुट की मदद करने जैसे तमाम आरोपों में 19 मार्च को हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई की मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP ने ये कहकर निंदा की कि हमारे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट किया गया है। इसके विरोध में इस्तांबुल और अन्य जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इमामोग्लू CHP के एक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता हैं। उनकी पार्टी उन्हें 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करने वाली थी। इमामोग्लू और दूसरे नेताओं के खिलाफ की गई ऐसी कार्रवाइयां इन नेताओं के चुनावी भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन हिरासत में लिए जाने के बावजूद इमामोग्लू ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और अपने अभियान में डटे रहेंगे। इमामोग्लू पर 2 जांचें बैठाई गई हैं, जिनमें एक मामला आर्थिक अपराध से संबंधित है और दूसरे मामले में इमामोग्लू और 6 अन्य लोगों पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की मदद करने का आरोप लगाया गया है। तुर्की और उसके पश्चिमी सहयोगी देश PKK को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन इमामोग्लू के समर्थकों का कहना है कि ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि इमामोग्लू को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। 18 मार्च को इस्तांबुल विश्वविद्यालय ने इमामोग्लू की डिग्री रद्द कर दी थी। हालांकि उन्होंने विश्वविद्यालय के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है, लेकिन अगर डिग्री बहाल नहीं हुई तो उन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि तुर्की के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के पास उच्च शिक्षा होनी जरूरी है। वहीं तुर्की के कानून मंत्री यिल्माज टुनक ने सरकार पर लगे आरोपों को खारिज किया है। यिल्माज टुनक कह रहे थे कि देश की अदालतें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की कार्रवाई और जांच को तख्ता पलट कहना या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक और गलत है। न्यायपालिका किसी से निर्देश नहीं लेती। ये थे तुर्की के कानून मंत्री यिल्माज टुनक। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तुर्की की करीब 20% आबादी रहती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था में करीब 1/3 योगदान इस्तांबुल का है और आधे से ज्यादा टैक्स रेवेन्यू भी यहीं से आता है। ऐसे में इस्तांबुल का मेयर होना मायने रखता है। मेयर के चुनाव में इमामोग्लू ने एर्दोआन की पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से हराया था। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। तुर्की में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तुर्की में अगला चुनाव 2028 में होना है। एर्दोआन पहले प्रधानमंत्री थे और अब राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यदि वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले या तो जल्द चुनाव कराना होगा या फिर संविधान में संशोधन करना होगा ताकि वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकें। संविधान में संशोधन लायक उनके पास बहुमत नहीं है और तुर्की के कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई रह नहीं सकता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। 22 मार्च को आईपीएल का आगाज हो रहा है। आईपीएल शुरू होने से पहले इसमें हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमों के कप्तानों की बैठक हुई। पहली बार आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले इस तरह की कोई बैठक हुई है। ये मीटिंग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में रखी गई थी, जिसमें प्रतियोगिता के दौरान हुए कुछ बदलावों के बारे में कप्तानों को बताया गया। जिन नियमों में बदलाव किया गया है
उसमें गेंदबाजों को लेकर अहम फैसला होने की खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई ने गेंद पर लार के इस्तेमाल पर लगे बैन को हटा दिया है। अब गेंदबाज मैच के दौरान गेंद पर लार का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल गेंदबाज पहले लार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कोविड जब दुनिया भर में फैला तो आईसीसी और बीसीसीआई ने गेंद पर लार के इस्तेमाल को बैन कर दिया था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बीते दिनों लार के इस्तेमाल पर लगे बैन को हटाने की मांग की थी। इसके अलावा जो दूसरा बदलाव हुआ है वो है ओस को लेकर। भारत के कई हिस्सों में रात के समय ओस पड़ती है और आईपीएल के मुकाबले डे नाइट होते हैं। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रहती है, लेकिन अब मैच के दौरान दूसरी गेंद को लेकर एक नियम बना है। इसके तहत दूसरी गेंद आईपीएल मैच की दूसरी पारी के 11वें ओवर के बाद आएगी। ये नियम रात के वक्त ओस के प्रभाव को देखते हुए लाया गया है। बता दें कि इस बार आईपीएल का पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच 22 मार्च को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला क्वालिफायर 20 मई को हैदराबाद में खेला जाएगा। वहीं एलिमिनेटर मैच भी हैदराबाद में ही 21 मई को खेला जाएगा। सीजन का दूसरा क्वालिफायर 23 मई को कोलकाता में खेला जाएगा। अगर फाइनल की बात करें तो वो 25 मई को कोलकाता में आयोजित होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। इन दिनों औरंगजेब को लेकर सियासत गर्म है। औरंगजेब के बहाने तमाम मुगल शासकों पर निशाना साधा जा रहा है और कट्टरवादी ताकतें इसे लेकर एक बार फिर देश के तमाम हिस्सों में सक्रिय हो गई हैं। ऐसे में औरंगजेब के भाई और शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह को भी जानने की ज़रूरत है। दारा शिकोह ने हमेशा सनातन संस्कृति और सूफी दर्शन को आगे बढ़ाया, तमाम किताबें लिखीं और सभी धर्मों का सम्मान किया। दारा शिकोह को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासत गर्म है। छावा जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म से शुरू किया गया यह खतरनाक खेल देश के तमाम हिस्सों में नफरत की नई नई इबारतें लिख रहा है। हिंदूवादी ताकतों के हौसले बुलंद हैं और आने वाले चुनावों के लिए सियासी ज़मीन तैयार करने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब के 3 और भाई थे? यानी शाहजहां के 4 बेटों में सबसे बड़े थे दारा शिकोह। शाहजहां को अपने बाकी तीनों बेटों औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श से कहीं ज़्यादा लगाव था दारा से। दरअसल दारा शिकोह में न तो इस्लाम को लेकर कट्टरता थी और न ही वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सभी मजहबों का सम्मान करते थे। माना जाता है कि दारा शिकोह का जन्म 20 मार्च 1615 को अजमेर में हुआ था। शाहजहां ने 1628 में सल्तनत की बागडोर संभाली और मुगल साम्राज्य का और विस्तार किया। अपने सबसे करीब दारा को रखते और उन्हें अपना असली उत्तराधिकारी बताते। 18 साल के होते होते शाहजहां ने दारा शिकोह को युवराज बना दिया। इसके बाद पहले अपनी सेना का कमांडर बनाया, इलाहाबाद जीतने के बाद वहां का सूबेदार बनाया, गुजरात जीतने पर वहां का राज्यपाल बनाया और बाद में मुल्तान और काबुल का भी राज्यपाल का पद दिया। लेकिन 1953 में कंधार को जीत न पाने की वजह से दारा शिकोह के भाइयों ने खुलकर उनकी खिलाफत शुरू कर दी। वैसे शाहजहां के तीनों बेटे और ख़ासकर औरंगज़ेब शुरू से ही दारा शिकोह के खिलाफ रहे और 1657 में शाहजहां के बीमार होते ही औरंगज़ेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह के खिलाफ साजिशें और तेज़ कर दी, उन्हें काफिर करार दिया। दरअसल दारा का झुकाव कट्टरपंथ की तरफ कभी नहीं रहा। वह स्वतंत्र सोच के थे। सनातन धर्म में ईमानदारी, पवित्रता, सद्भावना, दया, धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, उदारता और तप जैसे गुणों की वो बात करते थे। दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच 2 बार ज़बरदस्त युद्ध हुआ और दारा पराजित हो गए। औरंगज़ेब ने जेल भिजवाया और बाद में 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी। दारा शिकोह के बड़े बेटे को भी औरंगज़ेब ने युद्ध के दौरान मार डाला और छोटे बेटे को ग्वालियर में कैद कर दिया। दारा शिकोह सूफीवादी सोच के थे, प्रगतिशील सोच के थे और लिखने पढ़ने में उनकी दिलचस्पी काफ़ी थी। सूफी संतों पर लिखी दारा की किताबें सफ़ीनात अल औलिया और सकीनात अल औलिया काफ़ी लोकप्रिय रहीं। साथ ही दारा शिकोह की कई किताबें उनके तमाम दर्शन और मानवतावाद की तरफ इशारा करती हैं। वेदांत और सूफीवाद पर उन्होंने काफ़ी काम किया।
जेल में रहते हुए दारा शिकोह ने उपनिषदों और भगवत गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। जब आप दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में जाएंगे तो वहीं आपको दारा शिकोह का मकबरा भी मिलेगा। जाहिर है अपने देश के इतिहास में और ख़ासकर मुग़ल इतिहास में ऐसे प्रगतिशील चरित्रों को भी याद किया जाना आज ज़रूरी है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।